तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे राजनीति को समझने का एक पूरा का पूरा नजरिया ही बदल गया। ये कहानी है उस वैचारिक क्रांति की जिसने अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। दो अलग अलग देशों की राजनीति की तुलना आखिर की कैसे जाए? यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और यही वो सवाल है जिसे तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र हल करने की कोशिश करता है। मतलब भारत की राजनीति की तुलना अमेरिका से कैसे हो सकती है? शुरुआत कहां से की जाए? तो आज हम इस सफर में सबसे पहले तो ये समझेंगे कि तुलनात्मक राजनीति आखिर है क्या। फिर हम पुराने पारंपरिक तरीकों पर नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो नाकाफी क्यों साबित हुए। इसके बाद हम उस क्रांति को देखेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया और अंत में समझेंगे कि ये पूरा बदलाव आज हमारे लिए क्यों इतना मायने रखता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। तुलनात्मक राजनीति असल में है क्या? इसका लक्ष्य सिर्फ किसी एक देश को समझना नहीं है, बल्कि कई देशों को देखकर एक बड़ी ज्यादा गहरी तस्वीर बनाना है। इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है गैब्रियल आमंड ने। उनके हिसाब से तुलनात्मक राजनीति सिर्फ अलग अलग देशों के बारे में फैक्ट्स इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी का इस्तेमाल करके ऐसे पैटर्न खोजना है जो हमें राजनीति के बड़े सिद्धांतों को समझने में मदद करे। इसे समझने का एक और तरीका भी है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति की एक दोहरी भूमिका है। ये एक तरीका भी है, मतलब एक मेथड जिससे हम तुलना करते हैं, और ये एक विषय भी है, यानी किसी देश की राजनीति को समझना। तो ये कैसे और क्या दोनों सवालों को जवाब देती है। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं। पहले राजनीति की तुलना कैसे की जाती थी? तब सब कुछ सरकार के एक औपचारिक ब्लूप्रिंट के इर्द गिर्द घूमता था, मतलब सिर्फ उसके ढांचे को देखा जाता था। पुराना तरीका, जिसे संस्थागत दृष्टिकोण कहते हैं, बड़ा सीधा साधा था। ये बस सरकारी नियमों, कानूनों और संविधानों पर ही ध्यान देता था। आप यूं समझिए जैसे किसी बिल्डिंग को समझने के लिए सिर्फ उसका नक्शा देख लिया जाए। इसमें लोग असल में क्या करते हैं या असली पावर कहाँ है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। और इस पारंपरिक नजरिए को आकार दिया था लॉर्ड ब्राइस और हर्मन फाइनर जैसे कई बड़े विचारकों ने। इन सभी का ध्यान सरकारों की औपचारिक संरचनाओं पर ही था और एक तरह से इन्होंने ही इस क्षेत्र की नींव रखी थी। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। 20वीं सदी के बीच में विद्वानों ने इस पारंपरिक तरीके पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्हें ये लगने लगा कि ये तरीका, ये मॉडल हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहा है। और इस बदलाव की जो चिंगारी थी वो लगाई रॉय मैक्रेडीज ने। साल 1955 में उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त आलोचना पेश की जिसने इस पूरे अकादमिक क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और बदलाव की एक लहर शुरू कर दी। मैक्रेडिस ने कहा कि ये पुराना तरीका गैर तुलनात्मक है, क्योंकि ये ज्यादातर एक ही देश का अध्ययन करता है। ये वर्णात्मक है, मतलब सिर्फ ये बताता है कि क्या है, ये नहीं कि ऐसा क्यों है। ये संकीर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ पश्चिमी देशों पर ही ध्यान देता था। स्थिर है, क्योंकि ये बदलाव पर ध्यान नहीं देता। और आखिर में ये हर देश को अलग अलग देखता था, बजाय इसके कि उनमें कोई कॉमन पैटर्न खोजा जाए। और इस बात को और वजन दिया डेविड ईस्टन ने। उन्होंने कहा कि पुराना मॉडल तो बस सतह को खरोच रहा था, ये उन गहरी सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों को देख ही नहीं पा रहा था जो असल में बदलाव ला रही थीं। मतलब जो असल में हो रहा था उसे समझने में ये पूरी तरह से चूक रहा था। तो इन आलोचनाओं का नतीजा क्या हुआ? एक पूरी की पूरी क्रांति। अब ध्यान सिर्फ स्थिर संस्थानों से हटकर इस बात पर चला गया कि राजनीति असल में काम कैसे करती है, यानी उसकी प्रक्रिया पर। और ये बदलाव बहुत तेजी से आया। 1955 में मैक्रेडीज की आलोचना एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई और अगले 20 सालों के अंदर ही खासकर अमेरिकन रिसर्च ने इस क्षेत्र का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो इस पूरी क्रांति का निचोड़ क्या था? निचोड़ ये था कि फोकस बदल गया। अब सवाल ये नहीं था कि संविधान क्या कहता है, बल्कि ये था कि असल में फैसले कैसे लिए जाते हैं और लोग वाकई में क्या करते हैं। ये कागजी नियमों से हटकर असली राजनीति को समझने की एक जबरदस्त कोशिश थी। और इस क्रांति के दिल में एक ऐसा शानदार आइडिया था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। डेविड ईस्टन ने राजनीति को एक मशीन या एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखने का एक बिल्कुल नया तरीका पेश किया। ईस्टन का ये मॉडल राजनीति को एक सिस्टम की तरह देखता है, जिसमें कुछ इनपुट जाते हैं, सिस्टम उन पर काम करता है और फिर कुछ आउटपुट निकलते हैं। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है, एक साइकिल है।
चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले होते हैं इनपुट। ये समाज से आने वाली मांगें हैं, जैसे बेहतर सड़कों की मांग, और समर्थन जैसे वोट या टैक्स। फिर आती है राजनीतिक प्रणाली, यानी सरकार, जो इन मांगों पर काम करती है। इसके बाद निकलते हैं आउटपुट, जो कानून और नीतियां होती हैं। और अंत में एक फीडबैक लूप होता है, जहां ये नीतियां समाज पर असर डालती हैं और फिर से नई मांगें पैदा होती हैं। ईस्टर्न की जो औपचारिक परिभाषा है वो इस आइडिया को और भी साफ कर देती है। एक राजनीतिक प्रणाली असल में वो मशीनरी है जो ये तय करती है कि समाज में किसे क्या, कब और कैसे मिलेगा। यह मूल्यों, संसाधनों और अधिकारों का आवंटन करती है। तो सवाल उठता है कि ये सारी अकादमिक बातें हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं? ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि ये राजनीति को देखने का हमारा नज़रिया ही पूरी तरह से बदल देती है। चलिए इन दोनों तरीकों की सीधी तुलना करते हैं। एक तरफ था पारंपरिक दृष्टिकोण, जो स्थिर और औपचारिक था और सिर्फ नियमों पर ध्यान देता था। दूसरी तरफ है आधुनिक दृष्टिकोण, जो गतिशील है, प्रोसेस पर ध्यान देता है और ये देखता है कि लोग और सिस्टम असल में करते क्या हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी खेल के नियमों की किताब पढ़ने के बजाय सीधा मैदान में जाके असल खेल को देखना। और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। ईस्टर्न जैसे विचारकों द्वारा दिए गए इन नए उपकरणों से हम सिर्फ सतह को नहीं देखते हैं, हम राजनीति के इंजन के अंदर झांक सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि वो कैसे काम करता है और कभी-कभी क्यों खराब हो जाता है। हम उस जीती जागती, सांस लेती हुई राजनीतिक सच्चाई को समझ सकते हैं। तो अगली बार जब कोई राजनीतिक खबर सामने आए, चाहे वो किसी चीज को लेकर विरोध हो, नई नीतियों की मांग हो या चुनाव के नतीजे हों, तो जरा इस इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में सोचिएगा। क्या वो ढांचा इसमें फिट बैठता है? ये सवाल राजनीति को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने में मदद करेगा।